उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, तो इसकी शुरुआत करेंगे कुलिंद काल से, है ना। कुलिंदों का शासन कुलिंद काल से, ठीक है। तो कुलिंदों को जो बोला जाता है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक बोला जाता है कत्तूरी राजवंश को। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली, ठीक है, पहले भी लिखो मत, पहले समझा देते इसके बारे में क्या क्या है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? अब राजनीतिक और ऐतिहासिक कहने का मतलब क्या है कि इसके बारे में पूरी तरह से साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हुए हैं, थोड़े बहुत साक्ष्य मिले, जैसे मुद्राओं से जो साक्ष्य जो मिलते हैं ना वो दो प्रकार से मिलते हैं, एक तो पुरातात्विक होते हैं और एक साहित्यिक होते हैं। तो थोड़े बहुत साहित्यिक से मिले हैं, जैसे महाभारत हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है। और पुरातात्विक जो मिले हैं जैसे मोहरे और कुछ अभिलेख भी मिले हैं, ठीक है। तो इसके ज्यादा अभिलेख, इतने अभिलेख नहीं मिले हैं कि इसको एक ऐतिहासिक शासन कहा जाए, ठीक है। तो उत्तराखंड में शासन उन्होंने किया है, राजनीतिक शक्ति है ये शासन करने वाली, लेकिन ऐतिहासिक इसको पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं कह सकते क्योंकि साक्ष्यों की कमी के कारण। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी है? कुलिंद, ठीक है। अच्छा, इसका जो अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो लगभग 200 BC से 300 AD तक, ठीक है। ये भी पूर्णतः कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो मेन जो बोला है एक इतिहासकार है यशवंत सिंह कटौच, यशवंत सिंह कटौच, ठीक है, उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, बहुत फेमस। उन्होंने कहा है कि इसका जो टाइम पीरियड रहा है कुलिंद वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 200 BC से 300 AD तक, यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक 500 साल इन्होंने राज किया, ठीक है। अगर इनकी राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी इनकी प्रारंभिक राजधानी तो थी इनकी कालकोट, जो कालची बोलते हैं इसको, है ना। प्रारंभिक राजधानी जो थी इनकी, प्रारंभिक राजधानी जो थी इनकी वो कौन सी थी? कालकोट। लेकिन बाद में इन्होंने शत्रुघ्न नामक जगह पे अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो इनकी प्रारंभिक जो राजधानी, पहली राजधानी जो थी इनकी कालकोट थी यानी कालची, और दूसरी राजधानी क्या थी? शत्रुघ्न, ठीक है। कालकोट यानी या तो कालची, ठीक है। और इसका एक प्राचीन नाम शुद्ध नगर भी इसको ही बोलते हैं, हाँ, शुद्ध नगर भी इसको ही बोलते हैं, ठीक है। कालकोट यानी कालची और शुद्ध नगर, देहरादून में है कालची, अशोक का अभिलेख मिला है यहाँ से। अच्छा, अगर आप बात है जानकारी के स्रोत, अगर जानकारी के स्रोत की बात करी जाए, इसके जो जानकारी जो मिली है कहाँ से मिली है, तो मेन जो है जानकारी, जो मुख्य स्रोत जो है इसका पुरातात्विक स्रोत यानी मुद्राएं। मुद्राएं भी 3 प्रकार की हैं, वो भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो मेन जो जानकारी के स्रोत है वो क्या है? मुद्राएं, ठीक है। मेन स्रोत जो ये है, अगर साहित्यिक स्रोत की बात करी जाए तो हो जाएगी महाभारत, ठीक है। और एक हो गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि, किससे संबंधित है? व्याकरण से, ठीक है। तो अष्टाध्यायी और महाभारत में किसका उल्लेख है? कुलिंद वंश, ठीक है। अब जैसे महाभारत में बात करी जाए, इसका एक महान राजा था सुबाहु, ठीक है। सुबाहु जो एक राजा था, किसमें? महाभारत काल में। तो महाभारत का एक पर्व भी अलग अलग प्रकार के है ना, 7 पर्व है शायद इसके, 18 का है पर्व, तो 7 है, ठीक है। तो 7 जो पर्व है उसमें से एक पर्व है वन पर्व। तो वन पर्व में किसका उल्लेख है? सुबाहु का। किसका राजा, कहाँ का राजा था? कुलिंद वंश का। सुबाहु का उल्लेख जो है किसमें है? महाभारत के वन पर्व में। अच्छा, अगर महाभारत में कुलिंदों को जो कहा गया है वो कहा गया द्विज, द्विज कहा जाता था ना प्राचीन काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या द्विज कहते थे ना। तो द्विज कहा गया कि इनको कुलिंदों को, और कुलिंद के नरेशों को, कुलिंद जो होंगे वो सब पूरी जनता कुलिंद होगी, कुलिंद के जो नरेशों को कहा गया वो कहा गया द्विज श्रेष्ठ, द्विजों में भी श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है और कुलिंदों को क्या कहा गया है? ठीक है। अच्छा, एक विदेशी लेखक है, कौन है? टॉलमी,
टॉल्मी ने भी किसका उल्लेख किया है? कुलिंदो को, कुलिंदस्य बोला है उसने। तो कुलिंदो का उल्लेख, एक टॉल्मी विदेशी इतिहासकार है या विदेशी लेखक है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आया है कितनी बार, कौन सा जो विदेशी लेखक है उसमें कुलिंद वंश का शासन किया है। टॉल्मी ने कौन से वंश का, उत्तराखंड के कौन से वंश का उल्लेख किया है? तो कौन से किया है? ठीक है। जानकारी के स्रोत, मेन स्रोत तो जो है, मुख्य स्रोत है मुद्राएं हैं। मुद्राएं भी 3 प्रकार की हैं, ठीक है। एक अमोघूति प्रकार की है, ठीक है, और दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरा छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं। छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं उसे, छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की मुद्राएं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसका जो बाकी महाभारत अष्टाध्याय हो गया। महाभारत के बल पर उनमें स्वभाव का उल्लेख किया गया है, और महाभारत में द्विज कहा गया किनको? कुलिंदो को, और द्विज श्रेष्ठ कहा गया कुलिंदो के नरेशों को। एक विदेशी इतिहासकार या लेखक बोलेंगे टॉल्मी, उसने भी किसका उल्लेख किया है? कुलिंद वंश का। अच्छा, अब अभिलेख की बात करी जाए। अभिलेख, अभिलेख भी तो होते हैं ना? अच्छा बताओ, अभिलेख पुरातात्विक में आते हैं, साहित्यिक में आते हैं? अभिलेख पुरातात्विक हो गए। हाँ, तो कुलिंदो के जो अभिलेख मिले हैं वो 5 अभिलेख मिले हुए हैं। कुलिंदो के जो अभिलेख मिले हैं वो 5 जगह से मिले हैं, मतलब 5 अभिलेख मिले हैं 2 जगह से। भरूच से मिले हैं, एक जगह है भरूच, भरतपुर बोल दिया जाता है, भरूच, भरूच से मिले हैं 4 अभिलेख, और मथुरा से मिला है 1 अभिलेख। मथुरा से 1 अभिलेख, यानी 5 अभिलेख जो मिले हैं, 4 भरूच से मिले हैं कुलिंदो के, और 1 मिला है मथुरा से। समझ आ गया? अच्छा, अभी लिखो मत, मैं लिखाऊंगा तुम्हें, एक इकट्ठा लिखाऊंगा, ठीक है। अब एक मेन जो अभिलेख आता है कुलिंदो वंश की जानकारी का, मुख्य जो अभिलेख आता है वो आता है कौन सा? कालची अभिलेख, है ना? मेन जो एक अभिलेख आता है कौन सा? वही वाला है, मुझसे थोड़ा सा बोल रहा है। हाँ, वही तो एक तो अभिलेख है उसमें। हाँ, कालची अभिलेख, ठीक है। अच्छा, इसको स्थानीय नाम जो है इसका कालची अभिलेख का क्या है? अगर कालची अभिलेख का है, जगह का नहीं है, कालची अभिलेख जो है उसका एक स्थानीय नाम है, जिसे बोलते हैं चित्रशिला। चित्र किसका नाम है? कालची अभिलेख का। कालची जगह का नहीं है, कालची का जो नाम है पुराना या प्राचीन नाम है, एक तो शुद्धनगर है और एक कालकूट है ना? तो लेकिन जो कालची जो अभिलेख है उसका स्थानीय नाम है चित्रशिला। किसने करा था ये? अशोक का है। किसका शिलालेख है? अशोक का शिलालेख है, ठीक है। और ये कब का है? 257 BC का, 257 ईसा पूर्व का, ठीक है। अच्छा, इसमें उल्लेख क्या किया है अशोक ने? अशोक ने एक तो इसका क्या है कि चिकित्सा व्यवस्था, कि मैंने चिकित्सा व्यवस्था की यहाँ व्यवस्था कर दी है, चिकित्सा व्यवस्था, और अहिंसा, लोगों को अहिंसा का अपनाने पर बल दिया है, ठीक है। और एक जानवर का ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार कि कौन से जानवर का इसमें चित्र दर्शाया गया है? तो किसका? हाथी का, हाथी के चित्र का अंकन किया गया है, एक चित्र दर्शाया गया हाथी का, ठीक है। तो कालची अभिलेख जिसका स्थानीय नाम चित्रशिला है, ठीक है। अशोक का है ये शिलालेख, 257 ईसा पूर्व का, ठीक है। इसमें अशोक ने जो उल्लेख किया है किस चीज का किया है? चिकित्सा व्यवस्था का, कि मैंने यहाँ चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से जारी कर दी है और लोगों को अहिंसा का बल दिया है, अहिंसा अपनाने पर बल दिया है, और एक चित्र है जानवर का, वो है हाथी का, ठीक है। अब इसकी खोज जो की इसकी 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट ने, ठीक है। फॉरेस्ट भी लिखा हुआ था कहीं पे, फॉरेस्ट भी लिखा था मिस्टर फॉरेस्ट। 1860 में इसकी खोज जो की है वो किसने की? मिस्टर फॉरेस्ट ने, ठीक है, 1860 में। अच्छा, इस अभिलेख की जो भाषा है, अच्छा इस अभिलेख की भाषा की बात करी जाए तो भाषा है कौन सी? प्राकृत, ठीक है। देखो, भाषाएं 2 प्रकार की होती है, एक जो होती है जो स्थानीय लोग बोलते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा थी उस समय में पाली थी, जो लोग उस समय में जो आम बोलचाल की भाषा थी वो थी पाली। लेकिन जो ये जो अभिलेख मिला गया है ये किसमें मिला है? प्राकृत,
ठीक है। अच्छा लिपि, अगर लिपि की बात करी जाए तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, ब्राह्मी या ब्राह्मी, ठीक है। यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? द्विश्रेष्ठ। कहाँ पढ़ा था मैं द्विश्रेष्ठ? अच्छा, इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। क्या कहा गया है? क्षेत्र को कहा गया अपरांत और यहाँ के लोगों को कहा गया है पुलिंद। क्या कहा गया है? पुलिंद। क्षेत्र को कहा गया अपरांत और यहाँ के निवासियों को कहा गया है पुलिंद। ठीक है, इतना सा समझ आ गया? तो पहले इसको लिख दिया जाए थोड़ा। शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति। कालची कहाँ है? ये तुम्हें पता होगा। कालची कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। यमुना और टॉस के संगम पर, जो टॉस जो यमुना में मिलती है ना, वो कहाँ पे मिलती है? कालची में, जो कि कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। ये जौनसर बाबर का क्षेत्र होता है ना, 3 तहसीलें जाती है, कालची, लाखा मंडल और क्यूनी। ये तीनों तहसील मिला के जो एक क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं जौनसर बाबर क्षेत्र। जौनसारी लोग जहाँ रहते हैं, तो ये देहरादून में है कालची। कौन से संगम पर? टिहरी और ना यमुना और टॉस नदी के संगम पर। लिख लिया? जानकारी के स्रोत देखो जरा, जानकारी के स्रोत। राजधानी तो मैंने बता दिया था, राजधानी 2 थी इनकी, एक थी कालकोट, ठीक है, प्राचीन राजधानी कालकोट थी, और दूसरी राजधानी, द्वितीय राजधानी क्या थी? सतरुघ। जानकारी के स्रोत, ठीक है। राजनीतिक शक्ति क्यों कहा जाता है? ये ऐतिहासिक ही क्यों नहीं कहा जाता है? इसके बाद अगला शासन आएगा। अभी तो बीच बीच में छोटे मोटे शासन आएंगे, जो फिर एक बड़ा आएगा खत्तुली वंश, उसको बोलेंगे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड का। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, वो कौन सा था? कत्यूरी। लेकिन ये राजनीतिक है क्योंकि इसके अभिलेखों का साक्ष्यों का अभाव है, ठीक है। जानकारी का स्रोत, मुद्राएं लिखो, पहला लिखो मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं मुख्य स्रोत है ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि कुरिंदों की जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? मुद्राएं हैं, अभिलेख हैं, या फिर साहित्यिक हैं, मतलब बुक हैं, ग्रंथ हैं, ऐसे ये इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? मुहर। मुहरें भी तीन प्रकार की मुहरें मिली हैं। एक मिली है अभोमुति प्रकार की, अमोमुति, दूसरा मिली है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, तीसरी मिली है छत्रेश्वर, जिसे छत्रेश्वर भी बोलते हैं। मोहरे, हाँ देखो मोहरे, और ब्रैकेट में लिख दो मुख्य स्रोत। ठीक है, मोहरों के लिए मैं तुम्हें अलग से एक वो बताऊंगा, अलग से लिखाऊंगा एक टॉपिक मोहरे, इसमें बताऊंगा कि अमोमुति प्रकार के मोहरे कैसी हैं। तो इसमें साहित्यिक स्रोत सारी यही है, पढ़ने के लिए बस इतना ही है इसमें। मोहरे लिख दिया? अच्छा, अब लिखो साहित्यिक स्रोत ना। अभी जो दूसरा भी अभिलेख भी लिख दो इसमें, अभिलेख दूसरा लिखो, अभिलेख पुरातत्व लिख देते ना पहले, अभिलेख 5 अभिलेख की संख्या कितनी है? 5। 4 मिले हैं भरूच से और 1 मिला है मथुरा से। लिख लो अभिलेख 5 और ब्रैकेट में लिखो 4, भरूच से 4 और मथुरा से 1। भरूच से 4, भरूच, हाँ गुजरात, भरूच।
ठीक है, अगले देखो 37 रो देखो। पहला लिखो महाभारत। ठीक है, देखो महाभारत में कुलिंदों को द्विज तथा कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अच्छा ये बताओ कि नेशनल लेवल पे मतलब भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था, कौन सा वंश उस टाइम पे? 200 से 300 के बीच में। अभी करा भी लो तुम्हें कि काल से विलेख मिला हुआ है वहां 257 के, जब उसमें किसका उल्लेख किया गया है, कौन से राजा को उल्लेख, किस क्षेत्र का उल्लेख किया, कहाँ के? कुलिंदों का ही तो करा है, कुलिंदों को उन्होंने कुलिंद कहा है और इस क्षेत्र को अपरांत कहा है। मौर्य का ही तो शासन था इस समय पे 257 पे। ठीक है, तुम ये इस चीज पे मत जाना कि ये चीज है, ये यशवंत सिंह कटोच ने कहा है, इसको माना गया है, लेकिन इस समय पे जो शासन कर रहा था वो मौर्य वंश ही कर रहा था। अब तुम्हें लगेगा ना ये तो 200 से कर रहा था, 257 कैसे हो गया, है ना? ये इसको मतलब वो माना है प्रॉपर रूप से यही है, क्योंकि जब कालस्य विलेख, जब शासन कालस्य विलेख किसका उल्लेख कर रहा है, कुलिंदों का ही तो कर रहा है, उन्होंने कुलिंदों को कुलिंद कहा है ना? वहां के निवासी जो कुलिंद, उनको कुलिंद तो कहा है, क्षेत्र को अपरांत कहा है। तो मौर्य को शासन था इस समय पे। दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा है 300 से 300 तक। ये तो लोग क्या लिखा तुमने? श्रेष्ठ आ गया है नरेश। अच्छा हाँ, एक नोट करके इसमें ये भी लिख लो कि महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में कुलिंद राजा सुबाहु का उल्लेख किया गया है। एक और लिख लो कि एक विदेशी इतिहासकार टॉलमी द्वारा भी कुलिंद वंश का उल्लेख किया है। चल इनके जो अधिष्ठाता देव जो होते हैं, लेकिन इनको पूछते थे छत्रेश्वर। देख लो अधिष्ठाता देव जो थे, इनके कौन थे? भगवान छत्रेश्वर। ठीक है, हाँ, और स्वर जब लग रहा था तो क्या होता है? सिर होता है। ये कौन से किस धर्म को मानते थे? शैव धर्मावलंबी थे। ब्रैकेट में लिखो शैव धर्मावलंबी। मॉडर्न वंश के देवता थे हैं? हाँ हाँ हाँ।
इसका नाम तो सर मेरा अधिष्ठ था। अधिष्ठाता था, मतलब जिनको पूछते थे इस पे मत जाओ, तुम लैंग्वेज मत जाओ। कौन से देव शैव धर्मावलंबी थे? भगवान शिव की पूजा करते थे, किस रूप में? छत्तीसगढ़ के रूप में। ठीक है, 36 प्रकार की मुद्रा भी मिली है ना, 3 प्रकार की मुद्राएं बताई थी ना मैंने, उसमें से एक प्रकार की मुद्रा 36 प्रकार की मुद्रा भी है। अच्छा, अब देखो कालची अभिलेख। कालची अभिलेख ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो 257 ईसा पूर्व, 257 ईसा पूर्व का है ये अभिलेख, 257 BC। ठीक है, अब देख लो स्थानीय नाम क्या था? चित्रशिला। स्थानीय नाम चित्रशिला। ठीक है, अच्छा खोज जो की है इसकी मिस्टर फॉरेट ने की थी 1860 में। खोज लिख लो 1860 में मिस्टर फॉरेट। लिपि लिखो ब्राही और भाषा लिखो प्राकृत। ठीक है, अगला लिख लो उल्लेख। किस चीज का उल्लेख किया है? चिकित्सा व्यवस्था का और अहिंसा का। ठीक है, फिर अगले लाइन में लिख देना हाथी के चित्र का अंकन। ये चित्रांकन, हाथी का चित्रांकन। चिकित्सा व्यवस्था, अहिंसा। अगली लाइन से लिखना कि इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद व इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। अच्छा, एक लास्ट में ये भी लिख लो कि यमुना और टॉस के संगम पर स्थित है ये जगह जो है ना, कालची अभिलेख जहां पर प्राप्त हुआ है, यमुना व टॉस के संगम पर स्थित, यमुना व टॉस नदी के संगम पर स्थित। हम सभी बोलते हैं टॉस को। अच्छा, यहाँ का जो मेन मुख्य शासक जो था सबसे कौन, महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? अमोघभूति। ठीक है, आपको पहचान कैसे हुई कि अमोघभूति ही है? मुद्रा सर, कैसे मुद्रा से कैसे कहोगे? अमोघभूति मुद्रा। हाँ, अमोघभूति मुद्रा। फिर मुद्राएं तो कई लोगों की प्रकार की, और ये अमोघभूति जो मुद्रा मिली है ना, ये ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा है अमोघभूति मुद्रा। सर जो मजबूत लोगों को ज्यादा चल रहा है, ज्यादा तो गोमित्र की मिली है। बताइए। देखो मेन चीज होता है कि अशोक अमोघभूति क्यों है। हाँ, कहा तुमने सही कि है मुद्रा इसका यूज। अमोघभूति सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक। अब वो क्यों है? देखो, एक तो इसकी जो लिपि है वो एक तो ब्राह्मी लिपि में भी है, ये मुद्राएं जो मिली है ब्राह्मी लिपि में भी मिली है। दूसरा खरोष्ट लिपि में मिली है, खरोष्ट लिपि। ठीक है,
दो लिपि मिली है, खरोष्ट लिपि यानी इसका यमुना इधर के जो भारत से जो अदर थी, खरोष्ट लिपि तो हमारे देश में थोड़ा यूज हुई है। हाँ, तो यानी इसका संपर्क बाहर से भी था। तो कोई एक शासक महान शासक ही तो होगा जिसका संपर्क एक छोटे से राज्य में शासन कर रहा है उस और लिपि अपनी खरोष्ट लिपि में भी छपा रहा है और ब्राह्मी लिपि में भी करवा रहा है ना। अच्छा, इसकी जो मिली हैं कहा मुद्राएं जो मिली हैं, यहाँ पे सुनेत से मिली है, उत्तर में सुनेत से, सुनेत यानी लुधियाना, लुधियाना से। यहां से बेहद से भी मिली है, बेहद यानी सहारनपुर, है ना। सुनेत यानी लुधियाना से लेके नीचे सहारनपुर तक मिली है इसके जो मुद्राएं मिली है। ठीक है, लिपि भी हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्ट लिपि हो गई है। तीसरा क्या था कि इसने लिखा है कि राजा, प्राकृत भाषा में लिखा है राजा अमोघमती महाराज से, ये लिखा है इसने अपने अभी उसमें क्या कहते हैं अपनी मुद्राओं में। ठीक है, एक कारण यह है इसको महान कहने का कि जितनी भी मुद्राएं मिली हैं, कुलिंद वंश की जितनी भी मुद्राएं मिली हैं, सब क्या मिली हैं, ताम्र मुद्राएं मिली हैं। लेकिन इसकी मुद्राएं ताम्र भी मिली हैं और रजत मुद्राएं भी मिली हैं। रजत समझते हो, चांदी, तो इसकी रजत मुद्राएं भी मिली हुई है। तो यानी कोई महान शासक था ना। अब जैसे हम कहते हैं कि गुप्त वंश का जो था स्वर्ण, एक तरफ से तो स्वर्णकार बोलते हैं, लेकिन उसको जब हम उसका नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे कि सबसे जो कमजोर जो सोने की मुद्राएं मिली हैं वो गुप्त काल में मिली हैं। अब जैसे जो कनिष्क था, कनिष्क का रेशम एकमात्र शासक ऐसा था जिसने, भारतीय शासक जिसने रेशम मार्ग पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, और सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं वो कनिष्क के काल में मिले हैं, इसलिए उसको महान शासक बोला जाता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि इसकी जो मुद्राएं मिली है वो रजत में ही मिली है, यानी चांदी मुद्राएं भी मिली है और ताम्र मुद्राएं भी मिली है। दूसरा, इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्ट लिपि भी है। तीसरा ये कि इसकी मुद्राओं का जो विस्तार है वो भी बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए सबसे महान शासक कहलाने योग्य शासक यही तो होगा, तो यही था। अच्छा रुक जाओ, एक तो ये लिखो कि अब पहले एक अगला हेडिंग लिखो कि मुद्राएं, जब मुद्राओं के प्रकार, 3 प्रकार की मुद्राएं ली है ना, तो मुद्राओं के प्रकार पहला लिखो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। अगला आंसर दो, कुलिंद राजवंश का सबसे, कुलिंद वंश का सबसे महान शासक। महान कहलाई जाने का कारण लिख लो और क्वेश्चन मार्क लगा लो। ये ना तुम तो वनडे एग्जाम करने वाले हो, तो तुम तो इतना करोगे नहीं, सीधी याद, ये लिख लो कि लिपि लिख लो। ठीक है, जो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं मिली हैं वो उनकी जो लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि भी और खरोष्ट लिपि भी है। कौन सी? सिर्फ अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, बाकी सारी मुद्राएं ताम्र उसमें ब्राह्मी में। ठीक है, यानी इससे क्या पता चलता है, मान ले क्वेश्चन अगर मेंस में, अगर तुम मेंस में आ जाएगा कि अमोघभूति को कुलिंद वंश में सबसे महान कहलाए जाने का कारण क्या है, तो फिर हमें ये पूरा डिटेल में देना पड़ेगा खरोष्ट जी से कारण क्या संपर्क बनना है, कि इसके जो संपर्क जो था ये भारत से भी था, तो बाहर से था इस देश को महान। दूसरा कि जहां ताम्र मुद्राओं का यूज इस वंश में किसी को नहीं मिला है, सिर्फ मोती प्रकार की मुद्राएं मिली है, तो इसलिए भी ये कहलाया जाएगा सबसे महान शासक। तो लिपि लिख दी ब्राह्मी और खरोष्टी। अच्छा, अब मुद्राएं मतलब धातु लिख लो, ताम्र और रजत धातु में, रजत मुद्राएं, ताम्र मुद्रा भी मिली है और रजत मुद्रा भी मिली है इसकी।
ठीक है, अब विस्तार देख लो। विस्तार ये लिख लिया, सुनेत से बेहद तक। अगर इधर बात करेंगे तो व्यास है ना, शत्रुज से ऊपर जो कहती है। और अच्छा यहाँ पर बात करेंगे तो अलकनंदा, अलकनंदा पदार्थ और से एक हो गया बाकी। पहले ये तो लिख लो, अमुभूति को तो पहले पूरा कर लें। अमुभूति क्षेत्र का विस्तार जो है यहाँ यहाँ मिली है। ये अगर क्षेत्र बात करी जाए कि मुद्राएं कहाँ कहाँ मिली है, तो ये व्यास और पश्चिम में व्यास से लेकर यहाँ अलकनंदा तक, ऊपर लुधियाना से लेकर नीचे सहारनपुर तक, सुनैत से बेहद तक। ठीक है, ये वर्तमान नाम है इसके यहाँ, लुधियाना, सहारनपुर। अच्छा, इस मुद्रा में देवी लिख लो, देवी व मृग का अंकन किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। देवी व मृग का अंकन इन मुद्राओं में। हाँ। और प्राकृत भाषा में लिखा है राजा पुलिंदस अमुभूति महाराजस। सर ये ताम्र व रजत मुद्रा में इनका देवी मृग का अंकन है। हाँ, ये इसकी मुद्राओं में देवी और मृग का अंकन किया गया है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन अगर ये आ गया कि अमुभूति प्रकार की मुद्राओं में किसका, कौन से पशु का अंकन किया गया है, तो मृग का। देवी और मृग का अंकन कौन सी धातु में किया गया है, तो अमुभूति प्रकार की मुद्राओं में किया गया है। ठीक है, देखो फिर लास्ट में लिखो, इस प्रकार की मुद्रा में प्राकृत भाषा में राज्ञः कुलिंदस, राज्ञः कुलिंदस राज्ञः कुलिंदस अमोघभूति महाराजसः प्राकृत भाषा में। लिखा गया है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अगला लिखो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। इसमें 8 राजाओं को उल्लेख किया गया है इन मुद्राओं में। ठीक है, और ये संरक्षित है ना अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। इस प्रकार की जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, और 8 शासकों का उल्लेख किया गया है इसमें। ये है क्या काव्य कुलिंदस अमुभूति, ये प्राकृत भाषा में जितनी भी अमुभूति की मुद्राएं हैं ना, उसमें लिखा गया है। ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। मान लिया क्वेश्चन अगर ये आ गया कि ये जो लिखा गया है ये किस प्रकार की मुद्रा में लिखा गया, तो अमुभूति प्रकार की मुद्रा में। अगर किस भाषा में लिखा गया है तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसको संस्कृत में समझ लेना, कभी तुम संस्कृत करके आ जाओ। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, 8 शासकों का उल्लेख है इसमें, कुलिंद वंश के और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है ये मुद्राएं। रिपीट करना क्या? 8 शासकों का उल्लेख है इसमें। इस प्रकार की जो मुद्राएं है ना, जितनी भी मुद्राएं मिली है उसमें 8 शासकों का उल्लेख है। मान लिया कुछ अमुभूति की, कुछ शिवदत्त की हो गई, कुछ शिवरक्षित की हो गई, कुछ शिवपालक की हो गई, आसित की हो गई, गोमित्र की हो गई। 8 शासकों का उल्लेख है, बाकी नाम लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो इनका संरक्षण किया गया है, जो अभी है ये फिलहाल, ये कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। देख लो,
ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है इस प्रकार की मुद्राएं। और एक लास्ट लिख लो छत्रेश्वर या छत्रेश्वर भी बोलते हैं आपको, या तो छत्रेश्वर लिख लो, छत्रेश्वर या छत्रेश्वर, इसके बारे में ज्यादा नहीं है। तुम छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, वो 3 प्रकार की है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा प्रकार की मुद्रा नहीं है, अब 3 ये दे दी, एक चौथी कोई और दे दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कुलिंद वंश का इतना रहेगा कि कुलिंद वंश में कोई दोबारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसमें से एंड हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें 4-5 किताबों के साथ दे रहा हूँ ये, इससे तुम्हें एक किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, यशवंत सिंह कटौज की अलग होगी, ठीक है, जोशी की अलग होगी, अजय राउत की अलग होगी, परीक्षा वाणी तो खैर है ही। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक बुक है एमपी जोशी की, महेश्वर प्रसाद जोशी की है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंदास कॉइन्स। ठीक है, तो एमपी जोशी ने कुलिंदों के बारे में नहीं कि हाँ कॉइन्स कैसी मिली है, मुद्राएं किस प्रकार की, पूरा एक बुक दे रखी है एमपी जोशी ने। तो ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए बाय चांस तो लिख लो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंदास कॉइन्स, ये एमपी जोशी की बुक है। हिंदी में लिख लो ना, मॉर्फोलॉजी ठीक है ऑफ कुलिंदास कॉइन्स। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कुलिंद खत्म, कुलिंद वंश जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आएंगे शक आएंगे, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पे जो अधिकार कर लिया वो शकों ने कर लिया।